बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अक्सर लोगों को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है, जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। यानी जो हमारे मैदे के अंदर जो अल्सर वगैरह बनता है उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बोला जाता है। अब ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है, बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिजीज़ होती क्या है, फिर हम इसकी डायग्नोसिस देखेंगे और कैसे फिर इसका इलाज किया जाता है वो देखेंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो अल्सर का मतलब ये होता है कि किसी भी सतह में कोई दरार या ब्रीच वगैरह आ जाए तो उसको अल्सर कहते हैं। यानी उस वो टूट फूट का शिकार हो जाए, कोई भी जगह हो, जैसे मैदे के अंदर अगर ये चीज़ होगी तो उसे पेप्टिक अल्सर कहेंगे। जो कि उस ऑर्गन जो कि मैदे का ऑर्गन है उस वह उसके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। इसमें पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि तेज़ाबियत पैदा करता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। और डिजीज़ मीन कि एक बीमारी है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का मैंने आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो है मैदा, जो हमारी जो छोटी आंत है उसमें अल्सर बनते हैं। और छोटी आंत का भी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला हिस्सा जो कि ड्यूडिनम है उसके अंदर ये अल्सर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। अमूमन जो है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत है, उसके तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और आइलियम। तो जो ड्यूडिनल अल्सर हैं ये 95% जो हैं वो फर्स्ट पार्ट में ही होते हैं और इसके अलावा स्टोमिक में ये अल्सर्स बनते हैं। ये दो कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ये अल्सर्स बन रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जनरल व्यू के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है। एक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, एक ड्यूडिनल अल्सर हो गए। अब इसकी अलामात क्या होंगी? अच्छा, अलामात में जो होगा कि पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा और पेट में भी उसके दरमियान के हिस्से में दर्द होगा, यानी एपीगैस्ट्रिक पेन उसको होता है। एपीगैस्ट्रिक मीन के जो गैस्ट्रिक मीन के मैदा और एपी मीन के उसके ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे उसको दर्द होगा। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका दर्द अमूमन खाने के फ़ौरन बाद होता है, लेकिन अगर ड्यूडिनल अल्सर है किसी बंदे को तो उसका दर्द वो अमूमन उसको 2 या 3 घंटे के बाद उसको महसूस होगा। और ये जो उसका दर्द है अमूमन उसको रात के वक्त महसूस होता है, जो कि उसको नींद से भी अक्सर जगा देता है। और अमूमन लोग जो है इसके लिए दूध वगैरह पी लेते हैं या फिर उनके म्यूकेन का सिरप जो होता है, जो एंटा एसिड सिरप है, या खाना खाने से ये जो ड्यूडिनल अल्सर हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और अलामात भी ज़ाहिर होती हैं, यानी गले में जो फूड पाइप हमारा एसोफेगस है उसके अंदर जलन होगी, सीने में जलन होती है। इसमें मैदा जो है स्टोमिक वो बिल्कुल भरा भरा रहता है और साथ में जो है मैदे के अंदर गैस वगैरह बनती है और उसको हवा महसूस होती है। भूख उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल उसको खाना खाने का दिल नहीं करता, उसका पेट जो है अमूमन भरा रहता है। तो कुछ इस किस्म की अलामात उसको शो होती हैं। ये तो हैं जो कि आम अल्सर्स में ये अलामात शो होती हैं। अगर अब कोई पेशेंट है कि जिसको डेंजरस किस्म का इस अल्सर्स हैं जो कि वार्निंग साइंस होते हैं, वो उस तरह की अलामात हैं, तो वो कौन सी अलामात होंगी? उसमें ये होगा कि पेशेंट को अगर कोई एनीमिक पेशेंट है जिसको खून की कमी का शिकार है तो उसमें बहुत डेंजरस किस्म की अलामात ज़ाहिर होंगी। ऐसे पेशेंट जिनको ब्लैक स्टूल्स आते हैं, मतलब काले रंग का जो पखाना उनको आता है, उसको जो है उसमें उनको बहुत ज़्यादा इस किस्म का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जिनको खून की उल्टियाँ आएँ तो ये एक डेंजरस साइन है अल्सर्स का कि उनका अल्सर जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। साथ में अगर उनको शदीद पेन हो, दर्द हो, तो उस ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। अब जो है इसकी अगर हम वजूहात की बात करें, हमने अलामात भी देख ली। वजूहात में इसकी एक जरसूमा होता है, दो वजूहात होती हैं बेसिकली इसकी। सबसे बड़ी जो वजूहात है एक ये है कि एक जरसूमा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि इसकी कॉज करता है। वो क्या है कि ग्राम नेगेटिव स्पायरोचीट है। इस बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये उसकी बहुत बड़ी वजह है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है एनसेड्स। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये अमूमन दर्दों के लिए, पेन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर दवाइयाँ जो कि कॉमनेस्ट यूज़ होती हैं उसमें ब्रूफिन है, साथ में जो है डिक्लोरॉन है और सिनफ्लेक्स है। अब ये जो ब्रूफिन है ये इबुप्रोफिन और डिक्लोरान जो है डिक्लोरान सोडियम और सिनफ्लेक्स जो है नेप्रोक्सन सोडियम होती है, जो कि नेप्रोक्सन नियोप्रोक्सन के नाम से आती रहती है। तो ये कुछ दवाइयाँ जो कि दर्द के लिए, पेन रिलीफ के लिए या जॉइंट्स पेन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, इसकी वजह से अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं। अब जो हमने सबसे पहला इसका कॉज देखा था एच पैलोरी का, उसके अंदर जो है एक एंजाइम होता है यूरिएज, जो कि हमारे मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत का इलाका है वहाँ उसके इलाके को ये अल्कलाइज करता है, यानी उसकी तेज़ाबियत जो है कम करता है। और ये वहाँ पे सालों तक पड़ा रहता है अगर इसको
मतलब इसका इलाज ना किया जाए। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है एच पाइलोरी, जिसके अंदर यूरिएज बनता है, उसकी पैथोजेनेसिस करवाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अल्सर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिगरेट पीने वाले लोगों में अल्सर्स बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके अंदर जो है अल्सर्स बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी ये भी वजूहत हैं। और ये फैमिली में भी अमूमन रन करता है, जेनेटिकल भी होता है कि अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों को अल्सर्स हैं तो ये आगे भी प्रोग्रेस करते हैं। तो ये हमने इसके काजेज़ भी देख लिए। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करने के लिए अमूमन इसकी जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, यानी कि मरीज़ आएगा, वो हिस्ट्री में बताएगा कि मुझे मतलब एपिगैस्ट्रिक पेन है, मुझे खाना खाने के बाद होता है, खाना खाने के या 2-3 घंटे बाद होता है, कैसे होता है वो सब कुछ वो बताएगा। उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे वो भी बताएगा कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ सिम्टम्स और भी आ रहे हैं। और अगर उसको काफ़ी अरसे से ये मतलब अल्सर्स का मसला आ रहा है, तो उसके साथ साथ आप सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री पे ही नहीं जाओगे, साथ में उसके लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं जो कि एच पाइलोरी के लिए होंगे, क्योंकि प्रोग्रेस अगर बार बार अल्सर्स हो रहे हैं तो आप ये वाला टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी टेस्ट करवाते हैं अमूमन एच पाइलोरी के लिए। और इसमें क्या होगा कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जो कि एच पाइलोरी के खिलाफ बन रही होती हैं। दूसरा टेस्ट जो एच पाइलोरी के लिए करवाया जाता है वो होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट फॉर एच पाइलोरी। इसमें क्या होगा कि जो स्टूल या हमारा मोशन होता है उसके अंदर जो है एंटीजन को देखा जाता है जो कि बताता है कि ये इन्फेक्शन एक्टिव है या नहीं है। तीसरा टेस्ट जो एच पाइलोरी के लिए किया जाता है वो है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट में क्या होगा कि मरीज़ जो होगा उसको एक महलूल पिलाया जाता है, एक सोल्यूशन पिलाया जाता है जिसके अंदर यूरिया होता है। अब यूरिया जो है, यूरिया का काम है कि यूरिएस एंजाइम्स की मदद से वो उसको CO2 में तोड़ता है और अमोनिया में तोड़ता है। अब यूरिया को जो है हम अमूमन रेडियो लेबल करके यानी कार्बन 14 या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कार्बन 13 के साथ अटैच करके पिलाते हैं। उससे क्या होगा कि 15 से 3 मिनट बाद उसके सांस के अंदर जो है हमें CO2 मिलती है जो कि रेडियो एक्टिव होती है। अब इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर सांस के अंदर जो हमें मिलेगी उसके अंदर उसने अमोनिया को तोड़ा समझो यूरिया ने, और उसके CO2 को जो बाहर निकली सांस के जरिए उसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये यूरिएज पॉजिटिव है या यूरिएज पॉजिटिव नहीं है। बेसिकली ये जो होते हैं रैपिड जो है टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड यूरिया ब्रीथ टेस्ट जल्दी जल्दी हमें पता लग जाता है। अब इसके अलावा जो है एंडोस्कोपी की जाती है अमूमन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है उसको अल्सर्स वगैरह हैं, यानी एंडो मीन्स के जिस्म के अंदर और स्कोपी मीन के कैमरा लगा के देखा जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक किस्म की एंडोस्कोपी की जाती है जिसे एसोफिगल गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी कहते हैं, EGD। अब इसके अंदर ये अमूमन एंडोस्कोपिस्ट या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं कि अल्सर्स वो चेक करते हैं कि कहाँ पे है। अगर अल्सर्स हों तो उसका कोई सा ही वो ले लेते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। और उसके साथ साथ जब वो बायोप्सी ले जाते हैं तो उसके साथ एक और टेस्ट भी किया जाता है जिसे रैपिड यूरिएज टेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली वही टेस्ट है जिसमें यूरिया जो है स्पेसिफिकल इसमें हम अमोनिया की मिकदार देखते हैं कि यूरिया को यूरिएज ने अमोनिया में तोड़ा और उसका कलर जो है रेड हो जाता है महलूल का, जिसके अंदर हम स्पेसिमेन डालते हैं। फिर जो बायोप्सी होती है उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है, बाद में उसका कल्चर भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पेन्स के लिए या दर्दों के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए एंसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको जो है ये टेस्ट मतलब करवाया जाता है। तो हमने गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के टेस्ट वगैरह भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि अब इसका इलाज कैसे किया जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो है फर्स्ट टाइम अगर एक पेशेंट है उसको सबसे पहले अभी नए नए अल्सर्स हुए हैं, पहले उसको कभी भी नहीं हुए, तो हम उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं जो कि जिसमें आता है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है अमूमन एक मशहूर ब्रांड कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आपको मिल जाए उसमें एक राइजिक होता है जो कि 20 मिलीग्राम दिया जाता है। इसके अलावा जो है लोजिक है वो भी 20 मिलीग्राम आता है। इसके अलावा बेशुमार हैं। ये अमूमन दिया जाता है दिन में एक बार भी दिया जाता है, अमूमन नाश्ते से आधा घंटा पहले, या फिर अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो पेशेंट को अमूमन सुबह और शाम दिया जाता है खाने से पहले। अगर शाम को देंगे तो वो भी तकरीबन खाने से पहले दिया जाता है और ये अमूमन 20 से 30 दिन तक दिया जाता है। अब ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब मसला हो
मतलब आम मसला हो तो वो इससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मसला है यानी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मोर स्पेसिफिक है। उसके लिए हम देते हैं ट्रिपल ड्रग थेरापी। अगर आम अल्सर्स हैं तो हम सिर्फ प्रोटॉन पंप इनिबिटर देंगे, ओमेप्राजोल। लेकिन अगर स्वेयर इन्फेक्शन है यानी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो ट्रिपल ड्रग थेरापी दी जाती है। एक रेजिमेन है, ये हम 3 ड्रग का मजमुआ देते हैं। इसमें कौन कौन से 3 ड्रग आते हैं? एक है कि इसोमेप्राजोल, ये अमूमन 40 मिलीग्राम आता है। इसको जो नेक्सम के नाम से आता है, इसको तकरीबन वंस इन अ डे दिया जाता है अमूमन। ओमेप्राजोल भी दे सकते हैं 20 मिलीग्राम में सुबह और शाम में। दूसरा जो ड्रग है वो दिया जाता है अमूमन कैलिथ्रोमाइसिन, जो कि क्लैरिसिट के नाम से आता है, 500 मिलीग्राम। ये दिया जाता है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये मेटोक्लोराइड ग्रुप से है और ये अमूमन पीडी यानी सुबह और शाम में दिया जाता है। तीसरा जो इसके साथ रेजिमेन है वो है एमोक्सिल, जो कि एमोक्सिसिलिन होती है बेसिकली, वो भी 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम का जो कैप्सूल होता है ये सुबह शाम दिया जाता है। अब ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये तकरीबन 10 से 14 दिन तक दिए जाते हैं ताकि वो जो जरासीम है उसको मुकम्मल तौर पर ये मार दें। इस पूरे 10 से 14 दिन के बाद 1 महीने का वक्फा दिया जाता है, लेकिन इस पूरे वक्फे के दौरान जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को जारी रखा जाता है यानी ओमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को भी 1-2 वीक के लिए रोक दिया जाता है और उसके बाद दोबारा एच पाइलोरी का टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि एच पाइलोरी जो है उसको ख़त्म किया गया है या नहीं, अभी भी बाकी है। अच्छा, ऐसे लोग जो कि एमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन से एलर्जिक हों तो उसको क्या करेंगे? उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्लेथ्रोमाइसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ हम मेट्रोनेडाजोल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्लैजल के नाम से आती है। ये अमूमन 400 मिलीग्राम होती है और ये तकरीबन जो है हर 6 घंटे के बाद दी जाती है। अब वो लोग जो कि जोड़ों के मरीज़ हों, जॉइंट्स के मरीज़ हों या फिर जो एनसेड्स को यूज़ करते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाजमी देना है। एच पाइलोरी उनको लाजमी से करवाना चाहिए। अब ऐसे पेशेंट जिनको एच पाइलोरी पॉजिटिव आ गया है और उनको जॉइंट्स का भी मसला है तो आप जो है उनको अगर मजबूरी है, अव्वल तो आप पहले उसका एच पाइलोरी का इलाज करें, फिर उसको जॉइंट्स का मतलब जो आर्थराइटिस जो कुछ होगा फिर उसका इलाज करें। लेकिन अगर मजबूरी हो तो उसमें क्या होगा कि लो डोज एनसेड्स दिए जाते हैं साथ में, और साथ में जो है ट्रिपल थेरापी दी जाती है जो कि हमने अभी देख ली थी। अब जो ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है ये माँ से बच्चे में भी मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट जिनकी मतलब फीमेल्स में अगर मसला है और प्रेग्नेंट हो तो उसका भी टेस्ट किया जाता है एच पाइलोरी का, और साथ में उस बेबी का भी किया जाता है ताकि उसको भी ये इन्फेक्शन ना हो सके। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेटेड। आई होप इसको समझने में आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगी होंगी। और ऐसे लोग जो कि किसी किस्म का कोक, सिगरेट, कॉफ़ी, चाय या जो भी हमने स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें देखी वो यूज़ करते हैं तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे लोग जो कि डिस्प्रिन या एस्प्रिन का यूज़ करते हैं जो कि एनसेड्स में आती है, उसको अगर यूज़ करें तो साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लाजमी लें ताकि उनका जो है अल्सर्स वगैरह का मसला ना हो, क्योंकि उनके लिए मजबूरी होता है। ऐसे लोग जो कि मतलब हार्ट पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं, एस्प्रिन उनको लाजमी लेनी पड़ती है, तो साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल उनको लाजमी से लेना चाहिए ताकि जो है तेज़ाबियत जो है कम से कम हो। क्योंकि अगर इसका मतलब अगर ये नए नए अल्सर्स हैं तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रोग्रेस कर गए और इसका फिर भी इलाज ना किया गया तो इसकी जो है मज़ीद ये फट भी सकते हैं, इसके साथ इसकी ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए इन एहतियाती तदाबीरों और इन ड्रग्स का अमूमन यूज़ किया जाता है। आई होप आपको गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर से रिलेटेड ये शॉर्ट सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, और ये बहुत ही हर बंदे की ज़रूरत है। आपको किसी न किसी स्टेज में इसका सामना करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है, आपको समझ आई है, आपके मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो और वो भी इस मतलब नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं, पहली दफ़ा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर भी लाजमी से फॉलो कर लें। किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।